हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जो हिप एब्डक्टर मैकेनिज्म को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका नाम है ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट। ये टेस्ट हमें ये बताता है कि हमारे ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल कैसे काम कर रहे हैं, जो पेल्विक मसल को स्टेबलाइज रखते हैं। तो चलिए समझते हैं इस टेस्ट के बारे में। प्रिंसिपल टेस्ट फॉर एब्डक्टर मैकेनिज्म ऑफ द हिप। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेड ऑफ द फीमर को फल्क्रम माना गया है। ये जो इस तरह का हेड होता है इसे हम लोग फल्क्रम माना गया है। नेक ऑफ द फीमर, ये जो इस तरह से नेक होता है ऑफ द फीमर, इसे लीवर कहते हैं। और जो एब्डक्टर मैकेनिज्म, इस तरह से एब्डक्टर जो मसल होता है, एब्डक्टर मैकेनिज्म होता है, इसे पावर माना गया है। इस टेस्ट से हम चेक करते हैं कि एब्डक्टर मैकेनिज्म प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। सो हेड ऑफ द फीमर को फल्क्रम कहा गया है, नेक ऑफ द फीमर को लीवर कहा गया है, और जो ये एब्डक्टर मसल होता है, इसका मैकेनिज्म होता है, इसे पावर कहा गया है। चलिए जानते हैं नॉर्मल पोस्चर और सीओजी के बारे में, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानते हैं। नॉर्मल पोस्चर में बॉडी का वेट दोनों लेग पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये इस तरह से अगर इंसान है, इसके ये जो पैर है इस तरह से इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और बॉडी का जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो इस तरह से बीच में होता है। दोनों पाँव या दोनों लीम के बीच में इस तरह से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सो इमेजिन कीजिए, इस तरह से आपने एक पाँव को ऊपर उठाया है, ये है लेफ्ट लेग और ये है राइट लेग। तो जब आप लेफ्ट लेग को इस तरह से ऊपर उठाते हो तो बॉडी का वेट और जो राइट साइड का लिम्ब का वेट होता है वो इस तरह से लेफ्ट लेग पर शिफ्ट हो जाता है और सीओजी ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ मूव करने लगता है ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सके। सो जो सीओजी होगा वो इस तरह से लेफ्ट तक शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड पर बॉडी का वेट और लेफ्ट साइड का जो लिम्ब आपने उठाया है वो सारा वेट राइट लेग पर शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से इस लेग पर शिफ्ट हो जाता है, सारा जो वेट होता है, बॉडी का जो वेट होता है और जो लेफ्ट लेग का भी वेट होता है वो राइट लेग पर शिफ्ट हो जाता है। तो बैलेंस इम्बैलेंस हो सकता है। सो इम्बैलेंस को टालने के लिए सीओजी जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, वो लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेफ्ट लेग का वेट, बॉडी का वेट, ये सब राइट तरफ राइट लेग पर शिफ्ट हो जाता है। और जो सीओजी होता है, ये जो सीओजी होता है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सके। इस सिचुएशन में अपोजिट साइड का जो पेल्विक होता है वो इस तरह से नीचे गिरने लगता है। ये लेफ्ट साइड का जो पेल्विक है ये इस तरह से नीचे गिरने लगता है, पर इस साइड के जो मसल होते हैं राइट साइड के वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और इस तरह से इसे नीचे गिरने से रोक देते हैं और दोनों तरफ पेल्विक को बैलेंस कर लेते हैं। पेल्विक को इस तरह से ऊपर उठाते हैं और एब्डक्टर मैकेनिज्म काम करने की वजह से पेल्विक टिल्ट को काउंटर कर लिया जाता है। इसे हम लोग अच्छे से जानेंगे आगे के स्लाइड में। आगे के स्लाइड में मैंने डायग्राम्स डाले हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नॉर्मल पोस्चर, वेट ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द लोअर लिम्ब एंड ऑल्सो द सीओजी फॉल्स बिटवीन द टू लिम्ब्स. Example, if suppose left limb is lifted and the weight of the body and the weight of the left limb falls on the right lower limb, COG automatically shift to the left to maintain the balance. Normal posture को maintain करने के लिए weight of the body is distributed equally on the both the lower limb and also the COG which is present, it falls between the two limb. सो सीओजी इस तरह से बीच में आ जाएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं जो हम लोगों ने अभी अभी समझा है, उसी के बारे में लिखा है। लेफ्ट लिम्ब इज लिफ्टेड, अगर लेफ्ट लिम्ब को लिफ्ट किया जाए तो द वेट ऑफ द बॉडी, जो वेट का बॉडी का वेट होता है, एंड ऑल्सो द वेट ऑफ द लेफ्ट लोअर लिम्ब, इट विल फॉल ऑन द राइट लोअर लिम्ब।
अभी इसकी वजह से COG ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएगा टू द लेफ्ट साइड टू मेंटेन द बैलेंस। बैलेंस को रखने के लिए COG ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड तक शिफ्ट हो जाएगा। दिस टेंड्स टू पुल द अपोजिट पेल्विक डाउन, और जिसकी वजह से एब्डक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और पेल्विक को पुल करेंगे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू काउंटर द पेल्विक टिल्ट ऑन द लेफ्ट साइड, राइट एब्डक्टर मसल्स ऑफ द हिप कॉन्ट्रैक्ट। राइट साइड के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ये राइट साइड के इस तरह के मसल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इस तरह से ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। सो हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट साइड का जो पैर है वो ऊपर उठाया था, तो बॉडी का वेट जो होता है और राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, और जो वेट होता है लेफ्ट साइड का वो भी राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से जो COG होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सके। और जो मसल्स होते हैं राइट साइड के, जो एब्डक्टर्स मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि इस तरह से पेल्विक टिल्ट को टाला जा सके। फेलियर ऑफ द एब्डक्टर मैकेनिज्म, अगर एब्डक्टर मैकेनिज्म फेल कर गया तो पेल्विक ऑन द अपोजिट साइड विल सिंक, यानी इस तरह से ये नीचे चला जाएगा। अगर ये एब्डक्टर मसल्स वीक है, पैरालाइज्ड है, तो इस तरह से ये पेल्विक टिल्ट हो जाएगा। इस डायग्राम में हम दो कंडीशन को बारे में देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मल लिम्ब पर पेशेंट को खड़े होने के लिए कहा गया है, और सेकेंड कंडीशन में अफेक्टेड लिम्ब पर खड़े होने के लिए कहा गया है। पेशेंट को अपने नॉर्मल लिम्ब पर खड़े होने के लिए कहा जाता है अगर एब्डक्टर मैकेनिज्म इंटैक्ट है, यानी एब्डक्टर मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपोजिट साइड का जो पेल्विक होता है वो ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब है कि एब्डक्टर मसल सही से काम कर रहे हैं और इस तरह से ये दोनों तरफ इक्वल रहेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पेशेंट लेफ्ट लेग पर खड़ा है। इसका मतलब है कि बॉडी का जो वेट है, पूरा वेट है, वो राइट तरफ शिफ्ट हो गया है, और जो लेफ्ट साइड का भी जो वेट है वो भी राइट साइड शिफ्ट हो गया है। और साथ ही साथ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए COG जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है। अभी इस कंडीशन में हमें जानना है कि इसे इस तरह से इक्वली मेंटेन करने के लिए, पेल्विक टिल्ट को अवॉइड करने के लिए, ये जो राइट साइड का जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और इस तरह से टिल्ट होता है वो अवॉइड कर लेता है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के कारण ये दोनों तरफ इस तरह से इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि एब्डक्टर मैकेनिज्म सही से काम कर रहा है और पेल्विक टिल्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर अफेक्टेड लिम्ब पर पेशेंट खड़ा हुआ है। ये अफेक्टेड लिम्ब है लेफ्ट साइड जिस पर पेशेंट खड़ा हुआ है। अगर ग्लूटियस मीडियस मसल वीक है या पैरालाइज्ड है तो एब्डक्टर मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, तो अपोजिट साइड का जो पेल्विक है वो नीचे गिर जाएगा। सो ये एब्डक्टर मसल्स जो है वो वीक है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से जो पेल्विक है अपोजिट साइड का, लेफ्ट साइड का जो पेल्विक है ये इस तरह से नीचे गिर जाएगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव है। जो ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट है वो पॉजिटिव है। सो ये जो इस तरह का ग्लूटियस मीडियस मसल है ये वीक है। वीक हो जाने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो अपोजिट साइड का जो पेल्विक होता है वो इस तरह से नीचे गिर जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये नीचे गिरने से इसे रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ सिंकिंग ऑफ द पेल्विक और देयर इज अ पेल्विक ड्रॉप ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड पर राइट साइड के मसल वीक है। इसका मतलब है ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव है। सो टेस्ट को कैसे किया गया है? Patient is asked to stand on the normal limb. Pelvic on the opposite side rises due to the intact abductor muscle mechanism of the hip on the normal side.
Now patient is made to stand on the affected limb due to the faulty abductor mechanism opposite side of the pelvic sink, यानी नीचे गिर जाता है and the test is positive. So जानते हैं causes के बारे में. Failure of the power, that is gluteus medius weakness और paralysis due to polio. Gluteus medius की weakness या paralysis जो पोलियो की वजह से हो सकती है, ये एक कारण होता है. दिस इज कॉल्ड एज फेलियर इन पावर. मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था पावर यानी एब्डक्टर मसल्स का मैकेनिज्म जो होता है, यानी ग्लूटियस मीडियस मैकेनिज्म, मतलब ग्लूटियस मीडियस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है. ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है ग्लूटियस मीडियस मसल की वीकनेस की वजह से या पैरालिसिस की वजह से. सेकेंड कंडीशन में देयर इज फेलियर इन द लीवर. लीवर क्या है? नेक ऑफ द फीमर को लीवर माना जाता है. सो अगर देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर और ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर है, तब लीवर के फेलियर की वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है. थर्ड थिंग इज फेलियर इन द फल्क्रम. अर्थराइटिस के कारण भी हो सकता है. अर्थराइटिस यानी टीबी हिप के कारण या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डिसलोकेशन ऑफ द हिप, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप, इसकी वजह से जो फल्क्रम होता है यानी जो हेड होता है, हेड ऑफ द फीमर, इसकी वजह से भी ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है. टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द हिप, एबिलिटी ऑफ द एब्डक्टर मसल टू स्टेबलाइज द पेल्विक ऑन द फीमर. टेस्ट द एब्डक्टर मैकेनिज्म्स ऑफ द हिप. ये एब्डक्टर मैकेनिज्म्स को टेस्ट करता है. इम्पोर्टेंट कॉजेज, फर्स्ट इज ग्लूटियाई वीकनेस और पैरालिसिस जो पोलियो के कारण हो सकता है. ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस का वीकनेस के कारण हो सकता है. ग्लूटियाई इनहिबिशन, पेन के कारण हिप एब्डक्टर्स के जो मसल होते हैं वो काम नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं ड्यू टू द पेन. ग्लूटियाई इनसफिशिएंसी ड्यू टू कॉक्जावारा, जब नेक शाफ्ट एंगल डिक्रीज हो जाता है उसके कारण भी हो सकता है. एंड CDH, दैट इज कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप. सो पॉजिटिव टेस्ट जो होता है वो इंडिकेट करता है कि देयर इज इनसफिशिएंसी ऑफ द हिप एब्डक्टर मैकेनिज्म, यानी जो हिप एब्डक्टर्स है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं. दोस्तों ये था ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट के बारे में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.